हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ रहे हैं सुपर वन शॉट में अपना नेक्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है द खलजी डायनेस्टी। तो अगर आपको याद है तो हमने इससे पिछली वाली वीडियो यानी कि इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत एंड द स्लेव डायनेस्टी, कि कैसे दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद इंडिया पे सबसे पहले आके स्लेव डायनेस्टी ने कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी। वहां हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, और फिर आखिर में बलबन पे जाके हमने उस कहानी को खत्म करा। अब द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज बलबन। बलबन के आने के बाद सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत, उसकी पावर आ जाती है खलजीज के हाथों में। अब ये पावर कैसे शिफ्ट हुई, क्या कहानी थी, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, इस सारी कहानी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भैया बिल्कुल आपको ऐसा फील होने वाला है जैसे कि कोई मूवी चल रही है। तो आराम से बैठिए, ईयरफोन्स लगाइए, हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए एंड नोट करते जाइए एंड एंजॉय करिए आज की इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास तक हमने ये समझ लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि बलबन वॉज वेरी पावरफुल। लेकिन बलबन के जाने के बाद आफ्टर बलबन एक सक्सेसर की फाइट दोबारा से दिल्ली सल्तनत में शुरू हो जाती है, क्योंकि बलबन का कोई भी ऐसा बेटा नहीं था जो बहुत पावरफुल रूलर हो। ठीक है, तो क्या होता है, फाइट शुरू हो जाती है। उसका जो बेटा आता है वो इतना वीक था या इतना पावरफुल नहीं था। ऐसे में एक फैमिली थी जो कि ऑलरेडी बलबन की आर्मी में बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशंस होल्ड करे हुए थी, कमांडर की पोजीशंस पे थे। वो थे द खलजीज। ये जो खलजीज थे ये अफगान में आए थे, अफगान से सेटल्ड थे, अफगान से इंडिया आए थे और इंडिया आके आर्मी की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे सेटल हो गए थे। लेकिन दे वर नॉट हैप्पी विद द बलबन फैमिली। सो खलजी डायनेस्टी वाज द सेकंड डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी सेकंड डायनेस्टी बनी आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इनका रूल जो था 1290 से लेके 1320 तक चला। ठीक है, सो गजब की बात यह है कि बहुत कम टाइम देखा जाए तो ओनली एंड ओनली 30 ईयर्स एंड ओनली एंड ओनली कितने साल तक चला, 30 ईयर्स तक चला। ठीक है, 30 ईयर्स तक कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर बन चुका था। दिल्ली सल्तनत अब इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर कंट्रोल कर रहा था। सो हेंस दे वर कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूल एंड स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दोस्तों इन्हें जाना जाता था, पता है किसके लिए? इन्हें जाना जाता था स्ट्रिक्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि इनके अंडर में जो मिलिट्री रूल था वो बहुत स्ट्रिक्ट था और एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अब क्या होता है इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस समय मतलब खलजी सल्तनत जब चल रही है, खलजी एम्पायर चल रहा है, तो अगर आप कोई गलती करेंगे तो उसकी सजा आपको बहुत खतरनाक मिलेगी, आपको माफी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें जाना जाता है। समझ में आया? तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत किसने करी? हु फाउंडेड दिस डायनेस्टी? सो दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय हुम? जलालुद्दीन खलजी। कौन? जलालुद्दीन खलजी। सो खलजीज थे कौन? खलजीज वर बेसिकली ऑफ टर्किश ओरिजिन, है ना। तो टर्किश ओरिजिन ऑफ कोर्स वहीं से जहां से मोहम्मद घोरी, जहां से महमूद ऑफ गजनी, जहां से ये लोग भारत आए थे, ठीक वहीं से आए थे खलजीज। बट दे हैड सेटल्ड इन अफगानिस्तान बिफोर कमिंग टू इंडिया। लेकिन इंडिया आने से पहले वो अफगानिस्तान में सेटल हुए थे, फिर उसके बाद इंडिया आए। यही बात मैंने आपको बताई थी कि वो पहले अफगानिस्तान सेटल हो गए और फिर अफगानिस्तान से वो इंडिया आए। लेटर अडॉप्टेड इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर, और बाद में ये इंडिया के हिसाब से ही रहने लगे। इन्होंने डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर टर्किश रूलर्स, इनको पहले आने वाले टर्किश रूलर्स, जैसे पहले कौन आए थे? मोहम्मद घोरी और महमूद ऑफ गजनी, इनसे अलग माना जाता है। क्यों माना जाता है, आइए समझते हैं। देखो, तो फाउंडेशन जो थी वो की गई बाय जलालुद्दीन खलजी। हु वाज जलालुद्दीन खलजी? जलालुद्दीन खलजी ऑलरेडी
बलबन की आर्मी में, बलबन के जाने के बाद जो उनके बेटे थे उनकी आर्मी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमांडर था एंड ही वाज लीडिंग द फाइट अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। तो उस समय, ये वो समय था जब मंगोल्स का एम्पायर अपने ऑलमोस्ट पीक पे आ गया था एंड मंगोल्स बस कैसे भी करके इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे, और कैप्चर नहीं भी कर पाते थे तो इंडिया को बस लूटना चाहते थे। दे इन्वेडेड इंडिया, लूटते थे, चले जाते थे। लेकिन उसी समय पे जलालुद्दीन खलजीज वाज फाइटिंग फ्रॉम द बलबन्स आर्मी। बलबन के जो एम्पायर था, स्लेव डायनेस्टी का जो एम्पायर था, उसी की आर्मी से को लीड कर रहा था जलालुद्दीन। अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि बलबन की अगर आपको स्टोरी पता है तो बलबन भी वॉज नॉट अ प्रिंस ब्लड, है ना। बलबन भी ऐसे पावर में आया कि उसने देखा कि जो ओरिजिनल राजा, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर पहले। तो बलबन 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर बन के रहा। जब वो 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा तो उसको ये समझ में आ गया अच्छा कैसे करना है। तो जब राजा हट गया तो वो पावर में आ गया। अब राजा जब वो बन गया तो पूरे आसपास के एम्पायर के लोगों को लगा कि अच्छा, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड एकदम से 95% मार्क्स ले आता है तो आपको लगता है अरे ये मार्क्स ले आया, भाई ये ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं। ऐसा ही हुआ। तो अब क्योंकि बलबन भी एक नोबल ही तो था, बलबन कोर्ट में एक नोबल था, प्राइम मिनिस्टर था, बट ही बिकेम अ किंग हिमसेल्फ एंड ही बिकेम वेरी वेरी पावरफुल किंग। तो उसी से इंस्पायर होके जलालुद्दीन खलजी भी ये बिलीव करने लगे कि अब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। सो वो उन्होंने क्या करा, जो बलबन के ग्रैंड सन थे उस समय पावर में, उसको हरा के उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया 1290 में। और फाइनली 1290 में स्लेव डायनेस्टी यहां पर खत्म भी हो जाती है। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी का कोई रूलर वापस नहीं आता और यहां से शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ खलजी रूल इन दिल्ली। ठीक है, खलजी एम्पायर आप देख सकते हो कितना बड़े एक्सटेंट का एम्पायर था। यहां पे ऊपर अफगानिस्तान, है ना, वाले पूरे एरिया से लेके यहां नीचे महाराष्ट्र तक इतना बड़ा एम्पायर था। यहां पे ऑलमोस्ट बंगाल शुरू होने से लेके यहां पे पूरा गुजरात एंड तक, है ना, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पूरा नॉर्थ, पूरा इनके अंडर में था। इनफैक्ट डेक्कन में भी ये काफी तक एरिया कैप्चर कर चुके थे। तो खलजीज वर वेरी पावरफुल। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन खलजी, हु वॉज द फर्स्ट रूलर। इसको इतना क्रेजी बात बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला था जो खलजीज थे उन्हें जाना ही जाता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बड़े खतरनाक थे, क्रूएल थे, सजाएं देते थे। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है पहले केस में, यानी कि जलालुद्दीन बिल्कुल ऐसे नहीं थे। जलालुद्दीन को जाना ही जाता है कि वो ही वॉज वेरी काइंड एंड मर्सीफुल रूलर, है ना। वो लोगों को माफ कर दिया करते थे। वो बिलीव करते थे फॉरगिवनेस रादर देन पनिशमेंट, कि भाई लोगों को माफ कर दो सजा देने के बजाय। बहुत हार्श पॉलिसीज नहीं थी। बहुत हार्श पॉलिसी मतलब सारे धर्मों की इज्जत करते थे, किसी धर्म के लोगों को परेशान नहीं करते थे, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। और उन्होंने कोशिश करी कि जितने भी नोबल्स हैं, यानी कि शहर के अमीर लोग हैं, उन सब का सपोर्ट वो ले पाए। अब हुआ क्या, इससे हुआ उल्टा। नोबल्स जितना वो चाहते थे नोबल्स का सपोर्ट लेना, उन्हें खुश करना, उल्टा हुआ। उल्टा शहर के बड़े लोग, नामी लोग, वो सब मानने लगे कि जलालुद्दीन तो एकदम लल्लू है, जलालुद्दीन इज सो लीनियंट, इज सो वीक, लोगों को सपोर्ट करता है, बेकार है, राजा ऐसा होना चाहिए मारे काटे। ऐसा उस समय धारणा थी, क्योंकि बलबन वाज लाइक दैट, एवरीबॉडी वाज लाइक दैट, है ना। सो द किंग हैज टू बी मच मोर स्ट्रिक्ट देन ही वाज। सो हेंस नोबल्स थॉट ही वाज टू लीनियंट, कि भाई ये तो टू लीनियंट है, जिसके कारण उसे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से बहुत सारे रिवोल्ट और कॉन्स्पिरेसीज देखने को मिली। कॉन्स्पिरेसीज यानी कि अब भाई देखो, सबको पता था कि बीइंग अ किंग, बीइंग अ सुल्तान इन द दिल्ली सुल्तनत इज वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। हेंस जो लोगों को लगता था कि भैया इससे ज्यादा तो हम डिजर्व करते हैं, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। तो भैया जो एम्बिशियस नोबल्स थे, वो लोग थे जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि भैया हम पूरे भारत को इस्लाम में बदल दें, है ना, ऐसे भी लोग थे उस समय। तो बहुत सारे लोग थे, वो सब खुश नहीं हो रहे थे। हिज सॉफ्टनेस वीकेंड रॉयल अथॉरिटी, और उसकी जो सॉफ्टनेस थी उससे जो रॉयल पावर थी वो कम हो रही थी। ये सबको रियलाइज हो गया। तो अब होता क्या है, जलालुद्दीन खलजी का अंत हो जाता है, और जलालुद्दीन खलजी का अंत करता है उसका खुद का नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी।
1296 में, सोचो 6 साल, सुल्तान बनने के मात्र 6 साल बाद उसका खुद का नेफ्यू अलाउद्दीन क्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। अलाउद्दीन अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है और यहां से खलजी सल्तनत का एक नया फेज शुरू होता है। तो हम एक्चुअल खलजी सल्तनत जिसे कहते हैं, जहां मतलब जहां की आर्मी इतनी खतरनाक थी कि वो बड़े बड़े राजाओं को हरा देती थी, जो राजा इतने क्रूएल थे कि किसी को माफ नहीं करते थे, वो वाली खलजी सल्तनत यहां से शुरू होती है। तो सल्तनत की शुरुआत भले 1290 में हो गई हो, लेकिन एक्चुअल वाली कब से होती है, 1296 से। समझ में आया? चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है बेटा। अब हम अलाउद्दीन खलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खलजी ने 1296 से 1316 तक रूल करा, विच वाज अ गुड टाइम, है ना। 20 साल तक लगभग रूल करा, और उस जमाने में 20 साल रूल करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की पावर ही ऐसी थी। दिल्ली सल्तनत में एवरेज टाइम एक राजा रूल करता था वो 9 ईयर्स। 9 ईयर्स बाद क्या होता था, कोई ना कोई, वो खुद नहीं हटता था, कोई उसको मार देता था, कोई उसको हटा देता था। बहुत कम ही ऐसे रूलर्स आए जो अपना पूरा, जब तक वो उन्होंने नहीं चाहा जब तक वो रूल कर पाए, वरना किसी ने उन्हें हटा दिया। अलाउद्दीन खलजी का रियल नाम था अली गुरशस्प, लेकिन वो यूज करता था अलाउद्दीन नाम। ये खलजी डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था। इसने एम्पायर को अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक पहुंचाया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये वाला। तो ये पूरा एम्पायर जो था, ये अलाउद्दीन खलजी की आर्मी और रिफॉर्म्स की वजह से बन पाया। अलाउद्दीन खलजी का नेचर कैसे था? ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड डिटरमाइंड। एम्बिशियस मतलब उसको पूरा भारत चाहिए था। ही वॉज वेरी एम्बिशियस कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे पूरा इंडिया कैप्चर करना है, हर नायाब चीज होनी चाहिए मेरे पास। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर, और वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बिलीव करता था। एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ, बिल्कुल सही, जलालुद्दीन, है ना। तो जलालुद्दीन खलजी उनसे बिल्कुल अलग। ये इनको जाना जाता था एफिशिएंसी बट हार्श एडमिनिस्ट्रेशन के। भैया काम तो करवा देता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हार्ड है, बहुत हार्श है, लोगों को बिल्कुल बख्शता नहीं है, मारता है बहुत बुरी तरह। मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो इसने एक बहुत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी तैयार करी। तो दोस्तों अब आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है कि, देखिए ऐसा समझिए, सपोज ही इज द किंग, ठीक है। ये कौन है? ये राजा है। अब राजा के पास ऑब्वियसली एक आर्मी होगी, है ना, राजा के पास एक आर्मी होगी। लेकिन अब डिपेंड्स ऑन, होता क्या है, आर्मी दो टाइप की हो सकती है। एक होगी स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होगा, अगर हम कहें स्टैंडिंग आर्मी है, तो इसका सिंपल मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब है बेटा कि जो आर्मी है रेडी फॉर बैटल है। रेडी फॉर बैटल, कि बिल्कुल तैयार है, हर समय तैयार है। हर दिन आर्मी मिलती है, अलग अलग कैंप पे ट्रेनिंग करती है, नए नए हथियार रेडी करती है, ये सब चल रहा है हर दिन। बट देन देयर इज ऑल्सो अ नॉर्मल आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो वो क्या होता है, सो पीपल हु आर इन द आर्मी आर डूइंग देयर ओन जॉब्स। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई गार्ड है, कोई पुलिस है। बट जब वॉर आएगी सो दे विल मीट एंड मेक अ स्टैंडिंग आर्मी। तो यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पे क्या था, देयर वॉज अ स्टैंडिंग आर्मी, मतलब ये लोग, इन्हें और कोई काम करने की परमिशन नहीं थी। अगर आप आर्मी में है तो आप हर दिन आइए, ट्रेनिंग करिए, लड़ाई की तैयारी रखिए, कभी भी लड़ाई हो सकती है। सोल्जर्स को रेगुलरली पे किया जाता था कि भैया हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें क्या टेंशन है, सैलरी हम दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। आर्मी को डायरेक्टली सुल्तान खुद कंट्रोल करता था। नो कमांडर्स वर देयर, मतलब कमांडर थे लेकिन ऐसा कोई कमांडर नहीं था, मतलब एवरीवन वाज बिलो द सुल्तान। समझ में आ रहा है? सो पूरी हायरार्की वाज लाइक दिस, अ पिरामिड। इसने दिल्ली सल्तनत के डिफेंस को बहुत स्ट्रांग कर दिया। दिल्ली सल्तनत पे अटैक करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था अलाउद्दीन के टाइम पे। कुछ नए सिस्टम्स भी लाए, जैसे चेहरा और दाग सिस्टम। बड़ा सिंपल से पॉइंट है। चेहरा सिस्टम क्या था, ये बस ये बताता था कि सोल्जर्स के पास अलग अलग रोल होते थे ना। चेहरा, जैसे कोई सोल्जर कैवलरी में है, कोई सोल्जर कहीं पे है, कोई इन्फेंट्री में है, कि भैया मैं घुड़सवार हूं तो मैं यहां खड़ा हूंगा, मतलब एवरीवन हैज अ फिक्स पोजीशंस, उन्हें कहते थे चेहरा।
एंड देन देयर इज कॉल्ड दाग. दाग इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, कि हॉर्स जो थे आर्मी में उनको भी एग्जैक्ट नाम दिया जाता था कि अच्छा ये यहां रहेगा, तो फॉर्मेशंस बनती थी अकॉर्डिंग टू दिस. सो इससे होता क्या था, एक तो इससे करप्शन आर्मी में बिल्कुल बंद हो गया, और दूसरा क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स एंड हॉर्सेस वो हो गए इंश्योर कि भैया दाग, यानी कि अब आपको पता है कि ये घोड़ा जो है ये कितने ब्रांड का है, ये कहां लगता है आर्मी में, सारी चीजें उसके बारे में पता है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्यों आई, अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि देश में पैसा किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है सरकार के पास, सुल्तान के पास पैसा कहां से आ रहा है, एंड बाकी के जो लोग हैं, समाज है, वो कैसे पैसा कमा रहा है. सिंपल है, राइट. सो अब देखिए नीड क्या पड़ी. अब आपको इतनी लार्ज अगर स्टैंडिंग आर्मी चाहिए, आपको लगातार एक आर्मी को रेडी रखना है, उसको बिना वो आपके लिए भी कुछ कर नहीं रही, जब तक बैटल नहीं है तब तक तो कुछ कर नहीं रही ना, वो आर्मी आपको कमा के दे रही है, लेकिन आपको लगातार उस आर्मी के जितने हजारों लाखों लोग हैं उन सबको खाना खिलाना है, सैलरीज देनी है. तो ऐसे में यू नीड मनी. तो लार्ज आर्मीज रिक्वायर लार्ज फंड्स. लार्ज आर्मी को बहुत पैसा भी चाहिए, स्टेट को चाहिए थी इसीलिए एक रेगुलर इनकम, जो सुल्तान है उसको एक रेगुलर इनकम चाहिए. इसके कारण रेवेन्यू सिस्टम में अलाउद्दीन ने बहुत सारे चेंजेस कराए, और इन चेंजेस का एम बहुत सिंपल था कि स्टेट की इनकम को बढ़ाया जाए. अब वो क्या चेंजेस थे, देखो लैंड रेवेन्यू. सबसे पहले तो जमीन का जो टैक्स था उसमें चेंजेस आए. लैंड को अब बहुत केयरफुली मेजर करा जाने लगा, और केयरफुली मेजर करा जाने के बाद रेवेन्यू को स्टेट फिक्स करता था कि अच्छा इतना लैंड है तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा. जितना भी आपने प्रोड्यूस करा गवर्नमेंट स्टेट यानी कि सल्तनत जो है उसका हाफ अपने पास रख लेती थी, और ये रूल्स स्ट्रिक्टली अप्लाई होते थे दोआब रीजन में. ठीक है, चलो एग्रीकल्चर की बात करें तो रेवेन्यू मोस्टली कैसे कलेक्टेड होता था, मोस्टली इन काइंड. ठीक है, रेवेन्यू जो था अलग अलग चीजों में कलेक्ट किया जाता था, जैसे कि ग्रेन्स है ना, पैसा, अलग अलग चीजें, सिक्के, सब चीजें चलती थी, किसी में भी आप दे दो. ग्रेन्स को स्टेट ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता था. तो स्टेट ग्रैनरीज क्या होती है, ग्रैनरीज इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर योर ग्रेन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपको 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक के लिए अगर ग्रेन्स को स्टोर करना है, सो यू कीप इट इन ग्रैनरीज. और ये ग्रैनरीज की वजह से क्या होता था, अगर कभी सूखा पड़ जाए या खाने की शॉर्टेज हो जाए तो फिर खाने की दिक्कत नहीं आती थी. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता था, ट्रेडर्स पे डिपेंडेंसी कम हो रही थी. मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी आई थी दोस्तों. मार्केट, कैन यू इमेजिन, अलाउद्दीन वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम. व्हाई वाज अलाउद्दीन सो पावरफुल? ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, कभी कोई राजा सिर्फ लड़ाई अच्छी करके पावरफुल नहीं बन सकता. सिर्फ अगर आप एक अच्छे योद्धा हैं, अच्छे वॉरियर हैं, डज नॉट मीन यू आर अ गुड किंग. टू बिकम अ गुड किंग, एंड ऑफ कोर्स आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि अलाउद्दीन वाज अ गुड पर्सन, बट ही वाज अ वेरी गुड सुल्तान एट दैट टाइम, बिकॉज पावरफुल तो था ना वो. सो हम वो चीजें समझते हैं कि वो पावरफुल कैसे था, बिकॉज ही अंडरस्टूड द इकोनॉमिक्स. उसको पता था कि जब तक मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, जब तक सल्तनत के पास पैसा नहीं आएगा, द सल्तनत हैज नो पावर. सो पावर इक्वल्स टू मनी, ही न्यू दैट. तो भैया देखिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेके आया. मोस्ट फेमस रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी जो लेकर आया था कि चीजों के जो सामान के पैसे हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, है ना. ट्रेडर्स अपने मन चाहे पैसे नहीं खरीद ले सकते किसी भी चीज के, जिसमें डेली गुड्स और लग्जरी आइटम्स दोनों कवर होंगे. और इससे क्यों किया जा रहा था, ताकि इसलिए किया जा रहा था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके. इन्फ्लेशन मतलब जो व्यापारी लोग थे वो अपने मन चाहे दाम लेते थे, और उससे महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही थी. तो इस महंगाई को रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल पॉलिसी आई कि अब हर चीज का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, व्यापारी खुद नहीं ले सकता. समझ में आया. और ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था. देखो खाने के प्राइस, कपड़े के प्राइस, स्लेव के प्राइस और घोड़े के प्राइस, सबके प्राइस फिक्स्ड थे. आपको पता है स्लेव, एक्चुअली एट दैट टाइम स्लेव्स वर आल्सो बीइंग सोल्ड, एंड दी स्लेव्स वर एक्चुअल पीपल. ये कोई मतलब समझ रहे हो आप, ये कोई खिलौने नहीं है. दीज आर एक्चुअल पीपल जिनको खरीदा और बेचा जाता था. ठीक है, तो सेपरेट मार्केट थे हर अलग अलग चीज के लिए, जहां पे वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज किया गया. स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाने लगी बाय ऑफिशियल्स. सरकारी अफसर थे वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करते थे, भैया कहीं पे करप्शन तो नहीं हो रहा. अब देखो इसकी वजह से हुआ क्या, सोल्जर्स कुड लिव ऑन लो सैलरीज. अब दिमाग देखो कितना शानदार है अलाउद्दीन या उस गवर्नमेंट का, जिन्होंने कहा कि देखिए हम महंगाई को ही अगर हम रोक देंगे, तो अगर हम अपने लोगों को भी कम सैलरीज देंगे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं.
तो इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को जो लो सैलरीज देते थे, उस लो सैलरी में भी वो लोग सर्वाइव कर पाते थे और कुछ कह नहीं सकते थे, बिकॉज ऑलरेडी महंगाई तो कंट्रोल करी हुई है। दूसरा, प्रिवेंटेड होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, कि भैया जबरदस्ती चीजों के रेट बढ़ाना और ब्लैक मार्केटिंग को रोक दिया गया। इससे हुआ क्या, इससे आम जनता का फायदा हुआ और आम जनता सरकार से खुश हो गई, और इससे रॉयल अथॉरिटी की पावर बहुत बढ़ गई। और देखिए, रॉयल अथॉरिटी की पावर तभी बढ़ती है जब आम जनता अथॉरिटी से खुश रहती है। अगर जनता राजा से खुश है तो राजा सबसे पावरफुल है, यह फैक्ट है। देखिए, अब जो नोबल्स थे, है ना, ये देखो सजाएं दी जा रही हैं। सजाएं कैसी, जो नोबल्स यानी कि जो अमीर आदमी या फिर जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या जो मंत्री हैं, इन सबको नोबल्स कहा जाता था, ठीक है। अब ये जो नोबल्स थे, इनको बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था। सोशल गैदरिंग और पार्टीज बैन हो गई थी। कैन यू इमेजिन भैया, सोशल गैदरिंग्स, है ना, कि बस बैठ के सारे आदमी लोग शराब पी रहे हैं, इस तरीके की सारी चीजें बंद थी। देखो, ड्रिंकिंग वाइन इन द पब्लिक इज रेस्ट्रिक्टेड। आपको वाइन पीने अपने घर में पीजिए, पब्लिक एरिया में या कहीं पार्टी फंक्शन में दिस वाज नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर द सुल्तान, है ना। और मैरिज अलायंसेस कंट्रोल्ड की जाने लगी। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टेकन बैक, ये देख लो सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, कन्फिस्केशन ऑफ नोबल पावर। नोबल्स जो थे उनके साथ क्या हो रहा था, उनको जो गिफ्ट्स दिए गए थे, उनको जो ग्रांट जमीनें दी, वो सब वापस ले ली गई। हाँ भैया, बहुत गिफ्ट हो गए, अब तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अब नोबल्स को बहुत ही लिमिटेड वेल्थ के साथ छोड़ा गया। एक्चुअली होता क्या था, अर्लियर पावर्स में क्या होता था, जो मंत्री थे, जो पावरफुल नोबल्स थे, वो सब बहुत अमीर होते थे, मतलब बहुत पैसा होता था उनके पास। लेकिन खलजीज डायनेस्टी में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना, इनके पास बहुत लिमिटेड पैसा रहना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टीज सब कन्फिस्केट कर ली गई, यानी कि गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया, रख लिया अपने पास, कि भैया इनके पास नहीं रहनी चाहिए। जिससे क्या हुआ, अब रेबेलियन का चांस ही नहीं बचा। भाई इनके पास पैसा होता था, इसी पैसे के दम पे इनके पास पावर होती थी कि कभी भी ये राजा को गिरा सकते थे। अब पैसा ही नहीं बचा, पावर ही नहीं है, तो कौन राजा को हटाएगा, कौन हटाएगा सुल्तान को? नोबडी कैन डू दैट। अब देखिए, बात करते हैं द मंगोल इन्वेजन, जो खलजी साम्राज्य में, खलजीज के डायनेस्टी में सबसे बड़ा थ्रेट था। कि भैया मैंने आपको बताया, मंगोल एम्पायर वाज एट इट्स पीक, वो अपने पीक पे था, तो लगातार अटैक्स हो रहे थे। खलजी डायनेस्टी में भी 4 से 5 बार अटैक हुआ। मंगोल्स अटैक इंडिया सेवरल टाइम्स, और मेजर थ्रेट था अलाउद्दीन खलजीज की रेन में। बट अलाउद्दीन खलजी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो इसीलिए उसने बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्टेप्स लिए, जिसके कारण सक्सेसफुली उसने सारे मंगोल अटैक्स को रोक लिया, एंड ही स्टॉप्ड ऑल द मंगोलियंस कमिंग टू इंडिया। दैट वाज आल्सो गुड पार्ट बट आल्सो बैड पार्ट, बिकॉज अलाउद्दीन इंडियन नहीं था। अब डिफेंस की बात करें, डिफेंस क्या था? सबसे पहले जितने पुराने किले थे सबको रिपेयर किया गया। नए फोर्ट्स बनाए गए, पंजाब, मुल्तान और सिंध। ये वही एरिया है जहां से मंगोल्स इन्वेड करेंगे, है ना, जहां से मंगोल्स इन्वेड करेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम हमारा इंडिया देखें, हमारे इंडिया में इधर ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस एरिया, यहीं से आना पॉसिबल था। इधर से तो पूरे हिमालयाज हैं, यहां से आ नहीं सकते। इधर पूरा पानी पानी है, यहां से भी नहीं आ सकते। तो एकमात्र रास्ता इंडिया पे इन्वेड करने का यही था। तो इसीलिए अगर पंजाब, मुल्तान और सिंध, ये पाकिस्तान वाले रीजन में अगर हम अच्छा फोर्टिफिकेशन, अच्छी यहां पे अपनी पकड़ बना लें, तो हम अंदर ही नहीं आने देंगे इंडिया के, यहीं पे कंट्रोल कर ले जाएंगे। एंड यही बात समझ में आ गई थी अलाउद्दीन को। इसीलिए व्हाट ही डिड, नए फोर्ट्स बनवा दिए पंजाब, मुल्तान एंड सिंध। मुल्तान एंड सिंध एरिया है दोस्तों पाकिस्तान में आज के समय में। तो भैया बहुत सारे सोल्जर्स को पोस्ट किया गया, है ना। दिल्ली सल्तनत इसीलिए सेफ रही, दिल्ली सल्तनत वाज सेफ। मिलिट्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया एम्पायर जो है ना, अब उसको नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ की साइड एक्सपैंड करना था। इसके लिए गुजरात, मालवा और राजस्थान को कैप्चर करा गया। गुजरात पूरा, मालवा, देखिए आप दिमाग देखिए खलजी का। खलजी वो सो चालाक इन दिस कि उसको पता है कि ऑल्दो मेरा सारा ध्यान मंगोल्स से डिफेंस पे है, लेकिन मुझे इंडिया में भी अपना एम्पायर को बड़ा करना है। सो टाइम टू टाइम उसको पता था कि मुझे कहां 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 क्या कैप्चर करना है। सो उसने गुजरात, मालवा, राजस्थान सब कैप्चर कर लिया। सारे राजपूत रूलर्स हिज वेसल्स बन गए। वेसल्स मतलब अब राजा यही है, लेकिन किसके अंडर में राजा है? ये सब दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही राजा हो गए। मतलब या तो आप
अलाउद्दीन से लड़ाई करो, और अलाउद्दीन से अगर आपने लड़ाई नहीं करी तो क्या होगा, आपको हरा दिया जाएगा। मतलब या तो लड़ाई करो या फिर आप उनका अधीन हो जाओ, यानी कि बिकम अ किंग अंडर द दिल्ली सल्तनत। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी है ना दोस्तों, एक मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है। तो ये जो मूवी है, दिस इज अ गुड मूवी, आप इसे देख सकते हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। आदि भैया देखो होमवर्क ऐसे देते हैं, होमवर्क की तरह आप इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलाउद्दीन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि हाउ ही बिकेम पावरफुल। अलाउद्दीन के पावरफुल होने में उसका एक बहुत बड़ा रोल था, उसके सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर जिसका नाम था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर कौन था, ठीक है, ये मूवी देखोगे तो बहुत चीज समझ जाओगे। तो मलिक कफूर है ना, एफ है ये। तो मलिक कफूर जो था, ही वॉज अ स्लेव, जिसको खरीदा था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को खरीदा। मलिक कफूर वॉज वेरी पर्सनल असिस्टेंट टू सुल्तान, पर्सनल असिस्टेंट का भी काम करता था, और उसके साथ साथ वो बहुत शानदार मिलिट्री कमांडर भी था, बहुत चालाक भी था, तो एडवाइजर का भी काम करता था, ठीक है। तो पद्मावत आप मूवी देख सकते हो, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन के बारे में सब पता चल जाएगा, कैसे वो पावरफुल बना, उसके बाद कैसे उसने राजपूत राजाओं को उसने जबरदस्ती करी अपने आप अपने सुल्तनत के अंदर आने के लिए। अब देखते हैं डेक्कन पॉलिसी। भाई पूरे जितने भी पावरफुल थे उस समय लोग, जितने भी राजा आए, सबका एक ही सपना था। सपना क्या था कि भैया डेक्कन को अंडर करना। डेक्कन क्या है बेटा, देखो ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा एरिया है ना बेटा, ये एरिया इंडिया का, इसको कहते हैं डेक्कन। तो डेक्कन बेसिकली क्या होता है, जहां पे बाकी साइड पानी होता है, तो दिस एरिया वाज डेक्कन। और अब दिल्ली सल्तनत का बस एक सपना था, डेक्कन पे रूल करने का। ये पूरा नहीं हो पा रहा था, इसको कैसे ना कैसे करके बस पूरा करना था, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या किया गया इसके लिए। तो पहले सुल्तान जो थे, फर्स्ट सुल्तान टू अटेम्प्ट डेक्कन कंक्वेस्ट, तो भैया ये पहले सुल्तान थे। इनसे पहले बहुत सुल्तान आए, रजिया सुल्तान आई, है ना, इल्तुतमिश आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, लेकिन किसी ने भी डेक्कन जाने की अभी तक नहीं सोची। उन्होंने कहा भैया पहले नॉर्थ कैप्चर करते हैं अच्छे से, नॉर्थ हो जाएगा तब देखेंगे। लेकिन ये पहले थे, इन्होंने कहा ना मुझे डेक्कन भी कैप्चर करना है, ठीक है। औरंगजेब यहां पे गलत लिखा है बेटा, औरंगजेब नहीं होगा, है ना, इट इज नॉट औरंगजेब, इट इज अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। तो एम क्या था, एम था कि कैसे ना कैसे करके वेल्थ कलेक्ट की जाए, वेल्थ पैसा कलेक्ट किया जाए नीचे जाके। अब देखिए मलिक कफूर, इसी के बाद मैं आपको बता रहा था मलिक कफूर कौन था। मलिक कफूर एक बहुत ट्रस्टेड जनरल और स्लेव था, है ना, स्लेव था अलाउद्दीन का। एंड अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया में पूरा कैंपेन लीड करने के लिए, मतलब पूरी आर्मी को लीड करने के लिए मलिक कफूर को ही भेजा था। मलिक कफूर कलेक्टेड ह्यूज वेल्थ फॉर द सुल्तान, उसने साउथ आके बहुत सारे राजाओं को हराया और बेइंतहा पैसा इकट्ठा कर लिया, स्ट्रेंथेंड दिल्ली सल्तनत इकोनॉमी, और जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी, ठीक है। अब लास्ट में हम आ गए हैं, लास्ट में आपको पता है जब भी हम कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले उसकी कहानी, उसकी फाइट बैटल, एंड लास्ट में उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस इज फिक्स, ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो अलाउद्दीन एक बहुत शानदार मिलिट्री कमांडर, बहुत शानदार राजा एंड वेरी क्लेवर राजा के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट, यानी कि वो आर्ट का सपोर्टर था, है ना। सीरी फोर्ट जो है उसने बनवाया दिल्ली में, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक है, ये फोटो मत देखना। कंस्ट्रक्टेड हौज खास वाटर टैंक, तो हौज खास में जो वाटर टैंक है वो उसने बनवाया। उसके साथ साथ पर्शियन कल्चर को उसने बहुत एनकरेज करा। देखो अलग दरवाजा, कुवत उल इस्लाम मॉस्क बनवाया, जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है, बिल्ड विद रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, बहुत शानदार तरीके से बनवाया गया, और कंसिडर्ड आर्किटेक्चरली इंप्रेसिव, जिसको आज भी आर्किटेक्चर के तौर पे देखा जाए तो बड़ा इंप्रेसिव माना जाता है। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो अलाउद्दीन की कोर्ट में एक बहुत फेमस कौन थे, कवि थे, पोएट थे, है ना। इन्होंने पर्शियन और हिंदी में कविताएं लिखी, और ये कविताएं इन्होंने इंडियन म्यूजिक को ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया। अमीर खुसरो ने बहुत सारी कविताएं लिखी, गाने लिखे, जो कि इंडियन कल्चर में आज तक मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। इन्होंने इंडिया के कल्चर को पर्शियन के कल्चर से लिंक भी करा, लिंक करने का काम करा।
अलाउद्दीन की डेथ की बात करते हैं तो अलाउद्दीन की डेथ होती है 1316 में, और उनको कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद, कुतुब मीनार जो मॉस्क है, कुतुब मॉस्क जो है, नॉट कुतुब मीनार, उसके पास इनको दफना दिया गया। इनके जो सक्सेसर्स आए वो वीक हो गए, तो बस एक ही पावर आए और खलजी डायनेस्टी बहुत सून डिक्लाइन हो जाती है। सो हेंस खलजी डायनेस्टी की सारी पावर सिर्फ एक ही राजा से आई, वो थे अलाउद्दीन खलजी। और अलाउद्दीन खलजी से जो पहले रूलर आए जलालुद्दीन खलजी, ही वाज आल्सो वेरी वीक। और अलाउद्दीन खलजी के जो बेटे आए, उनके बाद आए, वो सब भी बहुत वीक थे। तो इसीलिए अलाउद्दीन खलजी ही इकलौते मतलब पावरफुल कमांडर, पावरफुल किंग, पावरफुल सुल्तान माने जाते हैं ऑफ द खलजी डायनेस्टी। अब खलजी डायनेस्टी एंड हो जाती है पूरी 1320 में, क्योंकि उसके बाद पावर में आ जाती है तुगलक डायनेस्टी, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी होने वाला है। और जिसको शुरुआत की थी किसने? घियासुद्दीन तुगलक ने, जिससे दिल्ली सल्तनत में एक नया ही फेज शुरू हो गया था। एंड दिल्ली सल्तनत अब वॉर्स एंड इन सब चीजों से हटके थोड़ा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। ठीक है, अब कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंस आपको पता है, दिल्ली सल्तनत को इन्होंने पावरफुल बनाया, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, नोबल्स एंड मार्केट्स को इन्होंने बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल करा, एंड इंडिया को प्रोटेक्ट करा फ्रॉम मंगोल इन्वेजन्स। ठीक है, ये हमको पता चल गया। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बहुत इजी, शानदार तरीके से समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस स्टोरी को जानने में। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले चैप्टर में। ये वन शॉट सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिख दो आदि भैया मजा आ रहा है। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।